हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे एनएलपी को। एंड आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने सीखा था एनएलपी के बारे में कि टोकनाइजेशन क्या होता है, स्टेमिंग के बारे में, लिमिटाइजेशन के बारे में और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ के आ गया होगा। और आज हम पढ़ेंगे बेसिकली लैंग्वेज मॉडलिंग के बारे में। इसमें हम बेसिकली तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनग्राम्स, बैकवर्ड एंड टीएफ आइडिया। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट डे बताया था कि हम एनएलपी के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने गिटहब पे ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, राइट। आई थिंक आप सबने देख लिया होगा। तो हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सीखेंगे। सो अब तक हमने देख सकते हो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, राइट, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हमने टोकनाइजेशन के बारे में पढ़ा, स्टॉप वर्ड रिमूवल के बारे में पढ़ा, स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन के बारे में पढ़ा एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। सो एक काम करता हूँ, ये वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, अगर आपको इजी वे में और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आपको याद होगा प्री प्रोसेसिंग में बेसिकली हम करते क्या थे, जहाँ पे हमारा मेन काम क्या होता था कि हमें पंक्चुएशंस को रिमूव करना होता था। और फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा ये होना चाहिए, जो भी टेक्स्ट है उसको आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, राइट। ये बेसिकली हम करते थे प्री प्रोसेसिंग में। और इसके लिए हम यूज कर रहे थे एनएलटी की लाइब्रेरी, राइट। और ये मैंने कुछ, आप देख सकते हो, ये इस वाली प्रैक्टिस से कुछ क्लास इंपोर्ट करी थी, जैसे स्टॉप वर्ड्स बेसिकली जो जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है। टोकनाइजेशन के लिए वर्ड टोकनाइज और सेंड टोकनाइज यूज किया था मैंने। स्टैमिंग के लिए पोर्टर स्टैमर और लिमिटाइजेशन के लिए हमने यूज किया था वर्ड नेट लिमिटाइजर। सो एक देख एक एक करके मैं फिर से बता देता हूँ। एंड टोकनाइजेशन में आप सब जानते हैं, इसमें हमने क्या किया था, बेसिकली जो भी हमारे पास सेंटेंस होता था उसको हम स्प्लिट करते थे वर्ड्स में, वर्ड्स में इसलिए करते क्योंकि हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम वर्ड टोकनाइजेशन कर लें या फिर हम सेंटेंस टोकनाइजेशन कर लें। अगर आप वर्ड टोकनाइजेशन करते हो तो जो भी आपका सेंटेंस है या भी जो भी आपका टेक्स्ट है, रो टेक्स्ट है, वो बेसिकली होगा क्या, वो इंडिविजुअल एक एक वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारे पास टेक्स्ट था, हेलो वर्ल्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट हिस्ट्री प्री प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोकनाइजेशन में क्या किया हमने, बेसिकली ये इंडिविजुअली वर्ड में स्प्लिट हो गया, राइट। या फिर आप एक पूरा का पूरा सेंटेंस टोकनाइजेशन भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत इनिशियल स्टेप्स हैं। जब आप एनएलपी को सीख रहे हो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आगे जाके आप जो हमारी एप्लीकेशन होती है एनएलपी के, जितनी भी एनएलपी जैसे स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है, आगे या फिर चैटबॉट एप्लीकेशन होगी, ये सब चीजें आपको पता होगी तो बहुत इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। दूसरा और तीसरा होता था हमारे पास स्टॉप वर्ड रिमूवर, जो बेसिकली जो भी हमारे इंग्लिश में जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हम ये वाली स्टॉप वर्ड को यूज करके बेसिकली उनको रिमूव करते हैं, क्योंकि उनकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे आपने देखा था कि इज, टू, ऑफ, ये सब मैंने आपको बताया था, राइट। स्टेमिंग का क्या मतलब होता है, स्टेमिंग का मतलब होता है बेसिकली हम यूज करते हैं जहाँ पे जो भी मेरा बेस वर्ड होता है, राइट। स्टेमिंग क्या करता है, बेसिकली उसको रिड्यूस कर देता है स्टेम वर्ड में या फिर रूट फॉर्म में। जहाँ पे आपने देखा था हेलो, वो हेलो मिलता है, वर्ड का वर्ड ही मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे हिस्ट्री का आपको हिस्टोरी मिल गया, ठीक है, एग्जाम्पल का आपको एग्जाम्पल मिल गया, तो आप देख सकते हो। बट स्टेमिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक्यूरेसी पे ज्यादा मैटर नहीं करता और हमें फास्ट रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी कि जब, ठीक है, तब हम स्टेमिंग यूज करेंगे। उसी का जो एडवांस वर्जन होता है वो होता है लेमिटाइजेशन। बट डिफरेंस ये होता है लेमिटाइजेशन में, यहाँ पे आपको वर्ड तो एक्यूरेट मिलता है और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। जैसे आपने देखा था हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ही मिल रहा था, क्योंकि मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे फाइनली स्टैमिंग में आप यूज करोगे, राइट, फाइनली, फाइनलाइज, इस तरह से आपको फिना मिलेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। बट लेमिटाइजेशन में आप देख सकते हो कि आपको वो एक्यूरेट वर्ड ही मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्रोसेस होती है, राइट, वो थोड़ी सी टाइम लेता है ये, ठीक है। मतलब जो कॉम्पिटिशन प्रोसेस समझ सकते हो, मैंने बताया था आपको थ्योरी क्लासेस में। सो दूसरा था, लास्ट हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। ये तो बेसिकली आप सब जानते हैं, जो भी हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया था, यानी कि वर्ड टोकनाइजेशन में बनाया था। तो ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है उस वर्ड के बारे में कि आपका जो वर्ड है वो कैसा है। पार्ट ऑफ स्पीच आप सब जानते हैं, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, राइट, कि कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, राइट, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रेपोजिशन, इन सब के बारे में बताता है। क्लियर, ठीक है। तो कॉर्पस बेसिकली क्या होता है, मेरा जो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं कॉर्पस, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ये हमने रिवाइज कर लिया। तो चलते हैं अपनी नोटपैड की स्क्रीन पर, स्क्रिबल नोटबुक पे। सो देखो, सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज मॉडलिंग के बारे में, बिकॉज ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्योंकि आगे जाके जब आपको कोई सपोज एप्लीकेशन बनाना है, राइट, एनएलपी के अंदर मशीन ट्रांसलेशन या फिर स्पीच रिकॉग्निशन, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज मॉडलिंग में। अब मैंने आपको तीन टॉपिक बताया, एनग्राम्स पढ़ेंगे इसमें, बैग ऑफ वर्ड और टीएफ आइडियल, बट उससे पहले समझेंगे कि भाई लैंग्वेज मॉडलिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ, और डेफिनेशन रीड करते ही आपको इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। A language model is a statistical model that predict the probability of a sequence of word in a given context. ठीक है। ये बेसिकली बताता है कि ये हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है ना, ये प्रिडिक्ट करता है प्रोबेबिलिटी की, भाई जो नेक्स्ट वर्ड होगा किसी सीक्वेंस में वो क्या हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। आप जनरली ये समझो, जैसे आपके पास, आपने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे एप्टीट्यूड के अंदर, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, लेट्स इस आपके पास कुछ इस तरीके की सीक्वेंस है, राइट, 2 4 6 8, तो आप बता सकते हो कि भाई अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। क्लियर। या फिर इस तरह से देख सकते हो, जैसे लेट सपोज ए है, बी है, सी है, मतलब देख सकते हो, राइट, अगला नंबर क्या होगा, ई होगा। तो देख सकते हो कि जो हमारा लैंग्वेज मॉडल है वो भी ऐसे ही काम करता है, ये हमें बेसिकली वो प्रिडिक्ट करता है कि जो हमारी सीक्वेंस ऑफ वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, बट हम देखेंगे इसको टेक्स्ट में कैसे काम करता है, क्योंकि हमें एट द एंड मॉडल ट्रेन करना होता है, राइट। तो देखो, अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा था कि इसका मीनिंग क्या है। अ लैंग्वेज मॉडल इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड इन अ गिवन कंटेक्स्ट, जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताता है आपको सीक्वेंस ऑफ वर्ड इन अ गिवन कंटेक्स्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली आप ये समझो कि जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा ना उसकी सीक्वेंस के अंदर उसको प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। आई थिंक मीनिंग आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत इजी है, राइट। बिकॉज what it exactly is doing, language model basically predicting the next word। मैं ये से लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने मिस कर दिया होगा तो आप ये समझ सकते हो, what it doing, predicting the next word, कि भाई नेक्स्ट वर्ड क्या होगा सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। क्लियर। ठीक है। ओके। अब देखो सेकंड लाइन रीड करते हैं। इट हेल्प जनरेट कोहेरेंट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। और बेसिकली जो भी ये सेंटेंस को करेक्ट करता है ग्रामेटिकली, तो वो देखेंगे हम आगे जाके, बट मेन मीनिंग इसका आपको समझ आ गया होगा कि भाई लैंग्वेज मॉडल काम क्या करता है, ठीक है। जो बेसिकली प्रिडिक्ट करता है आपका जो भी सीक्वेंस ऑफ वर्ड होते हैं उसमें नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है, बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है कि क्या हो सकता है। अब देखो एग्जांपल से समझो तब आपको बहुत इजी वे में समझ आएगा, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब यानी यहाँ पे लिखा एग्जांपल, द कैट इज ऑन दी डैश। अब जो यहाँ पे डैश है, राइट, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है। अब कैट इज ऑन दी मैट हो सकता है, या मैट्रेस हो सकता है, इस टाइप के वर्ड आ सकते हैं, राइट। देखो, क्योंकि जो हमारा लैंग्वेज मॉडल होगा वो क्या प्रिडिक्ट कर सकता है, मिसिंग वर्ड जो यहाँ पे है वो ये प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि बेसिकली हमारा मॉडल ट्रेन हुआ होगा, राइट, उस डेटा सेट पे। तो वो उस सब को यूज करके, इन टाइप के वर्ड्स को यूज करके अब देख सकता है कि यस, द कैट इज ऑन द मैट और द मैट्रेस, इस टाइप के वर्ड को प्रिडिक्ट कर सकता है यहाँ पे जो मिसिंग वर्ड आएंगे। तो मैं लिख देता हूँ, या तो मैट आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, या मैट्रेस, ठीक है। जो हमारी कैट होगी या तो मैट पे बैठी होगी या फिर मैट्रेस पे, इस तरह से आप समझ सकते हो। सो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा लैंग्वेज मॉडल कैसे प्रिडिक्ट करता है, ठीक है? मतलब कैसे प्रिडिक्ट नहीं करता है, बेसिकली प्रिडिक्ट करता है जो भी हमारा नेक्स्ट वर्ड होता है एक सीक्वेंस के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा कि अ लैंग्वेज मॉडल, अ लैंग्वेज मॉडल कैन प्रिडिक्ट, कैन प्रिडिक्ट दैट द मिसिंग, ठीक है, दैट द मिसिंग वर्ड इज लाइकली, क्या क्या हो सकते हैं, या तो मैंने बताया, या तो वो मैट हो सकता है, ठीक है, लाइकली मैट हो सकता है, और मैट्रेस, ठीक है। क्लियर। ये भी किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन दी कंटेक्स्ट, जो भी आपके पास कंटेक्स्ट है, बेस्ड ऑन दी कंटेक्स्ट। क्लियर।
आई थिंक मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, राइट? बिकॉज ये नेक्स्ट वर्ड भी अब देखो प्रिडिक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि हम कुछ मॉडल बनाएंगे, राइट? जो मॉडल होगा उसके पैटर्न, जो बेसिकली जो भी हमारे वर्ड्स हैं, राइट, उसके पैटर्न को समझेगा कि यहाँ पे क्या नेक्स्ट वर्ड आ सकता है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि हमारे पास ट्रेन, मैंने बताया था ना, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर आप बहुत इजी वे में समझ चुके हो, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में हमारे पास, ठीक है, मॉडल ट्रेन हुआ तो, राइट, तो जो नेक्स्ट वर्ड है कैसे प्रिडिक्ट करेगा, बेसिकली उनके पैटर्न को समझता है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल जो है, क्लियर? ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ कि हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो अगर मैं इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन की बात करूँ, ये आप सोच रहे होंगे ना भाई वो प्रिडिक्ट कैसे करेगा। अब इतना सब आपने पढ़ लिया मशीन लर्निंग के अंदर, तो आपको समझ गए होंगे, राइट, कि मॉडल जो हमारा होगा वो ट्रेनिंग डेटा सेट से मॉडल ट्रेन होता है, राइट, और हम बेसिकली उसको प्रिडिक्ट करते हैं टेस्ट डेटा से। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे हम, जो हमारा मॉडल हो, ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि यस, यहाँ पे जो मिसिंग वर्ड है वो मैट या मैट्रेस आ सकता है। क्लियर? सो देखो, अब मैं आपको बता रहा था एप्लीकेशन, यहाँ पे हम कौन कौन सी एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं। मशीन ट्रांसलेशन, राइट, जैसे मशीन ट्रांसलेशन का एग्जांपल हो गया, जहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन, राइट, जहाँ पे जैसे लेट्स सपोज आप चाइनीज को ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन में काम करता है। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, जैसे आपका सीरी हो गया, राइट, गूगल असिस्टेंस हो गया। टेक्स्ट जनरेशन, अब देखो, टेक्स्ट जनरेशन में चैट जीपीटी। क्लियर? तो आप देख सकते हो, ये मैंने एप्लीकेशन लिख दी कहाँ कहाँ पे लैंग्वेज मॉडल यूज होता है, बट मेन यही है लैंग्वेज मॉडल का मतलब, कि वो बेसिकली प्रिडिक्ट करता है जो भी हमारे नेक्स्ट वर्ड को, कि सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है। क्लियर? बहुत इजी वे में आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन है ना, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्स्ट डेटा है, राइट? क्लियर? अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो इसके अंदर है। हमारे पास सबसे पहले आता है एनग्राम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनग्राम्स के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनग्राम्स। ठीक है, अब देखो एनग्राम्स क्या कहता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक सीक्वेंस होगा। पहले एक काम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, एक सेंटेंस ले रहा हूँ कि आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। पूरा लिख देते हैं, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो देख सकते हो, मैंने क्या ले लिया, एक सेंटेंस ले लिया। अब ये क्या बोलता है बेसिकली एनग्राम्स, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक सीक्वेंस होगा, मतलब कुछ आइटम्स का मैं बताऊंगा क्या। ठीक है, तो ये बेसिकली वो जो सीक्वेंस हो सकता है यहाँ पे, जो ना जो एनग्राम्स होंगे, या तो उनका जो वर्ड बाय वर्ड हो सकता है, ठीक है, या पेयर्स में हो सकता है, या फिर तीन तीन का सेट हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो एनग्राम जो है ना यहाँ पे, ये समझो, अभी मैंने इसका सिंपल सा मतलब बताया कि एक सीक्वेंस होगा, कंटिन्यूअस सीक्वेंस होगा। मैं लिख देता हूँ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ एन आइटम्स। इसको आप एन समझो, वर्ड्स वर्ड्स का सीक्वेंस होगा, आप इस तरह से समझ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन ग्राम्स के अंदर बेसिकली या तो सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं, या पेयर में हो सकते हैं, या फिर थ्री वर्ड्स का सीक्वेंस हो सकता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने बोला, एन ग्राम्स के अंदर अब जो सीक्वेंस होगा वर्ड का, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि एन ग्राम्स का मीनिंग आपको मतलब समझ आ गया, राइट? तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर आप बोल सकते हो सीक्वेंस ऑफ एन आइटम्स। आइटम्स कुछ नहीं है, वर्ड्स में वर्ड भी बोल रहा हूँ। क्लियर? या तो वो सकता है आपका सिंगल वर्ड्स, ठीक है, जो आपने देखा था कल, जिसको हम बोलते हैं यूनिग्राम्स। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास, या फिर पेयर्स में हो सकता है, पेयर्स, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट वर्ड, जिसको हम बोलते हैं बाईग्राम।
ठीक है। थर्ड हो सकता है आपके पास ट्राईग्राम्स, मतलब इस तरह से, ट्राईग्राम्स। ठीक है। थ्री वर्ड सीक्वेंस। तो मैंने तीन के बारे में डिस्कस किया, यूनिग्राम, बाईग्राम और ट्राईग्राम। ठीक है। इसको ध्यान से समझना। यूनिग्राम जिसका मतलब होता है सिंगल वर्ड, बाईग्राम जिसमें दो वर्ड्स होंगे सीक्वेंस में, एंड जिसे मैंने बताया आपको ट्राईग्राम, जिसमें तीन वर्ड्स का सीक्वेंस होगा। अब देखो समझो कैसे। हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा क्या सेंटेंस था? मेरा सेंटेंस था आई लव एनएलपी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पे क्या लगाता हूँ? इस पे मैं लगाता हूँ यूनिग्राम लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है। देखो इस वाले सेंटेंस में मैं यूनिग्राम लगा रहा हूँ, तो यूनिग्राम लगाऊंगा तो क्या आएगा? बेसिकली एक एक वर्ड का सीक्वेंस होगा, तो आई, ठीक है, लव, ठीक है, और यहाँ पे चलो एनएलपी लिख देता हूँ, छोटा हो जाएगा ना, दिखेगा नहीं। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यूनिग्राम। क्लियर? बाईग्राम कैसे होगा? चलो यार इसको ना पूरा ही लिखूंगा, क्योंकि मेरे को एक चीज और बतानी है ना। एक काम करते हैं, चलो इसको सही से ही लिख देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं सही करके ही लिख देता हूँ। जब हमने पूरा लिखा है तो हम पूरा ही लिखते हैं। तो देखो यूनिग्राम में कैसे होगा? यूनिग्राम में होगा बेसिकली हमारे पास था आई लव, सिंगल सिंगल वर्ड का सीक्वेंस होगा, देख, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो गया यूनिग्राम। क्लियर? हाँ, लेकिन एक चीज रुको, यहाँ पे गलती कर दी, क्योंकि सिंगल सिंगल वर्ड्स का होगा, राइट? हाँ। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया, क्योंकि मैंने ये मेरा पूरा सेंटेंस क्या था? मेरा पूरा सेंटेंस था आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। तो जैसे आप ये समझ सकते हो, जैसे मैं टोकनाइजेशन करता था, राइट, तो वहां पे स्प्लिट कर देता था इंडिविजुअल वर्ड्स को, तो यूनिग्राम भी वही कर रहा है। आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि इसने बेसिकली सिंगल सिंगल वर्ड्स में स्प्लिट हो गया है, क्लियर, इंडिविजुअल वर्ड्स में। तो ये मेरा हो गया यूनिग्राम। ठीक है, ये मेरा हो गया यूनिग्राम। अब हम समझते हैं बाईग्राम को। चलिए बाईग्राम समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा? पेयर होगा। आई, नॉट दिस वन, फिर से गलती कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेयर होगा, राइट। तो आई लव, तो इनका एक पेयर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्या हो जाएगा? लव नेचुरल। ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा? नेचुरल लैंग्वेज। आप समझ सकते हो, अब आपको इजी वे में समझ आ रहा होगा, नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा? एक पेयर इसका क्या बन जाएगा? लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, एक लिस्ट बन गई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बेसिकली ये मेरा हो जाएगा बाईग्राम। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बोला था एन ग्राम का क्या मतलब है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को बताता है वो, राइट। वो सीक्वेंस कैसे भी हो सकता है, आपका यूनिग्राम भी हो सकता है, जैसे कि जहाँ पे सिंगल वर्ड्स होंगे। बाईग्राम होगा तो आपके पास पेयर्स में वर्ड्स होंगे, राइट, जैसे मैं लिखा था आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वहाँ पे हो गया आई लव का एक पेयर हो गया, लव नेचुरल का दो, एक पेयर हो गया, नेचुरल लैंग्वेज का एक पेयर हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक पेयर हो गया। क्लियर? अच्छा, ट्राईग्राम क्या होगा? अब आप समझ गए होंगे, डायग्राम तो बहुत सिंपल है कि भाई आई लव, ठीक है, नेचुरल, इनका एक पेयर हो जाएगा। क्लियर? अब फिर से क्या था? अब हो जाएगा लव नेचुरल प्रोसेसिंग, इनका एक पेयर हो जाएगा। सही कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? नेचुरल, नहीं, यहाँ पे मैंने लव नेचुरल लैंग्वेज आएगा ना, प्रोसेसिंग कैसे आ जाएगा? ठीक है, जैसे ही कर देते हैं, बट मेन है आपको समझ आना होगा, आ गया होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सही करके, एक पेयर बन जाएगा। अब आ जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। क्लियर? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा ट्राईग्राम।
तो आई थिंक एन ग्राम्स आपको समझ आओगे। तो एन का मतलब है वो नंबर ऑफ आइटम था ना, वहाँ पे वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आप एन ग्राम यूज कर, आप यूनिग्राम यूज कर रहे हो जहाँ पे सिंगल वर्ड्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होंगे, राइट। बाईग्राम यूज करो तो आपके पास पेयर्स में होंगे, ट्राईग्राम यूज करो तो आपको तीन सीक्वेंस वर्ड होंगे, राइट, मतलब तीन सीक्वेंस वर्ड एक साथ। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? एन ग्राम्स बहुत इजी है, राइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज और बताया था ना इसके बारे में कि हम एनग्राम्स क्यों यूज करते हैं, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो एनग्राम बेसिकली कैप्चर द लोकल कंटेक्ट, जो भी हमारे पास कंटेक्ट होता है, राइट। जैसे आप देखना, ये मैंने सेंटेंस लिखा था, उसको कैप्चर करता है इजी वे में एंड इम्प्रूव द लैंग्वेज मॉडलिंग। ठीक है, और ये लैंग्वेज मॉडल को इम्प्रूव करता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनग्राम्स हेल्प, क्या हेल्प करता है? बेसिकली कैप्चर द लोकल कंटेक्स्ट, राइट, एंड इम्प्रूव लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये इसकी हमारी एडवांटेज होगी। सो एनग्राम बेसिकली हेल्प कैप्चर द लोकल कंटेक्स्ट, जो भी हमारे पास कंटेक्स्ट होता है उसको कैप्चर करता है और इम्प्रूव करता है हमारे लैंग्वेज मॉडल को। क्लियर? क्योंकि आपने देखा ना कैसे कर रहा है भाई, हम यूनिग्राम से कर सकते हैं, बाईग्राम से कर सकते हैं और ट्राईग्राम से कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड हम बना सकते हैं। क्लियर? क्योंकि अब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, लैंग्वेज मॉडल में जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड होता है, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड होता है, वो कैसे प्रिडिक्ट करता है भाई, उस सब के लिए यूज करता है ये बस सब टेक्निक्स, एनग्राम्स। क्लियर? अब आपने देखा ना सीक्वेंस ऑफ वर्ड आप कैसे बना रहे हो, आप यूनिग्राम भी बना रहे हो, बाईग्राम भी बना रहे हो, आप ट्राईग्राम भी बना रहे हो। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। अब सेकंड वाला बढ़ते हैं, बैक ओवर्स। ठीक है, अब आपने सीक्वेंस बनाना सीख लिया। ठीक, अब हम सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास बेसिकली इसके अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक ना। चलिए सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में। ये तो बहुत इजी है। ओके, बैग ऑफ वर्ड्स यानी कि BOW। देखो इसके बारे में समझो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया। इसको समझने से पहले ना एक चीज आपको मैं बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए NLP के अंदर। बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो हम NLP के अंदर यूज करेंगे, तो मैं वो बता देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, नॉट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये आपको पता होनी चाहिए। कि इसको सही कर देता हूँ मैं, स्पेलिंग। ओके, ठीक है, यूज इन NLP के अंदर, ठीक? जो यूज करता है बेसिक टर्मिनोलॉजीज। देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे। पहले आपको पता होना चाहिए कॉर्पस। कॉर्पस मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट। तो बेसिकली हम एक पैराग्राफ को बोलते हैं कॉर्पस। तो ऐसे करके लिखते हैं चैप्टर उसका, सब आपको इजी लगता है। लगेगा फिर कॉर्पस। ठीक है, ये बेसिकली इसको क्या मैं बोलता हूँ, पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक है। सेकंड हमारे पे आती है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा एक, अ, जैसे मैंने लेट सपोज एक, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, मेरे पे D1 है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट 1 है, लेट सपोज कि द कैट चेज द माउस। मैंने लिखा द कैट, लिख देता हूँ, कैट द माउस। ठीक है, और D2 मैंने लिखा, देख सकते हो कि एक फुल स्टॉप के बाद एक सेंटेंस होता है, राइट। फुल स्टॉप जहाँ पे बताता है बेसिकली सेंटेंस को, जहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, ये मान लो एक डॉक्यूमेंट D1। और दूसरा मैं लिख देता हूँ, द माउस रैन अवे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक सेकेंड डॉक्यूमेंट। क्लियर? क्लियर है? इसको हम बोलते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट होता है सेंटेंस, और जो कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का उसको हम बोलते हैं कोड।
क्योंकि इन पूरे इन दोनों को बोलेंगे हम कॉर्पस। मैंने बताया था ना, पूरा पैराग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस। क्लियर? क्लियर है। अब मैं आपको बताता है थर्ड टर्म, ये क्योंकि बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए एनएलपी के अंदर। पहले आपको पता होगी कॉर्पस, दूसरी होती है हमारे पास डॉक्यूमेंट, जो कि हम सेंटेंस बोलते हैं। फोर्थ पे आते हैं हमारे पास वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है बेसिकली डिस्टिंक्ट वर्ड, या मैं बोल सकता हूँ यूनिक वर्ड। अलग पेन से लिखता हूँ, अलग कलर, तो ये मतलब होता है यूनिक वर्ड। तो फोर्थ पे आती है बेसिकली हमारे पास वर्ड्स, जो कि आपको पता है, जिसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया। ठीक है, जहाँ पे हम इंडिविजुअली वर्ड को स्प्लिट करते हैं और उसको हम बोलते हैं वेक्टर। क्लियर? अब देखो फोर टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है। फोर पस जो स्टार्टिंग के तीन है इंपॉर्टेंट है। फोर पस जो बेसिकली पैराग्राफ को बताता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। फोर पस, फोर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वो सेंटेंस। आप देख सकते हैं मैंने दो डॉक्यूमेंट लिखे, मैंने लिखा द कैट चेज द माउस, एक सेंटेंस हो गया, इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट। एंड डी वन, दूसरा सेंटेंस में लिखा द माउस रैन अवे, डी टू, राइट। इस पूरी को हम बोलेंगे फोर पस। वोकैबुलरी मतलब जो भी इसमें यूनिक वर्ड्स होंगे इन दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स, यानी कि जो मैं इसको स्प्लिट करता हूँ इंडिविजुअली वर्ड्स में और उसको मैं बोलता हूँ वेक्टर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे टैग ऑफ वर्ड्स और मतलब था। ठीक है, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ। सबसे पहले ना मैं इसको डेफिनेशन लिख देता हूँ, मैंने लिख लिया तब आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि टैग ऑफ वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस डेफिनेशन को रीड करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैंने लिखा है यहाँ पे, द बैग ऑफ वर्ड मॉडल रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट एज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। ठीक है, बैगो मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट को, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। अभी मैंने आपको बताया, तो आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा डेफिनेशन, इग्नोरिंग देयर वर्ड इसका। और ये ऑर्डर कोई फॉलो नहीं करता, ऑर्डर नहीं है, कैसे भी हो सकता है। इट क्रिएट्स वेक्टर विथ ईच डायमेंशन कोरस्पॉन्ड यूनिक वर्ड। बेसिकली ये क्या करता है, ये वेक्टर बनाता है हर एक फॉर ईच डायमेंशन कोरस्पॉन्ड यूनिक वर्ड। क्योंकि मैंने बताया था ना, वोकैबुलरी में आपको चाहिए होता है यूनिक वर्ड, और जो हम वर्ड्स होते हैं बेसिकली इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इंडिविजुअली, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो वो वही वहाँ पे यही बता रहे हैं बैक ऑफ वर्ड। क्लियर? एंड द वैल्यू रिप्रेजेंट द वर्ड फ्रीक्वेंसी का डॉक्यूमेंट, और जो उसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की बताता है, जो भी उस वर्ड की वैल्यू है। सॉरी, ठीक है, एक बार मैं इसको ना रीड सही से बताता हूँ। तो मैंने बैक ओवर आपको मैं बता था कि बैक ओवर से आपसे पहले फोर टर्म्स पता होना चाहिए। फोर का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है पैराग्राफ। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, जिसको बोलते हैं सेंटेंस। और फिर आता है मतलब वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब होता है यूनिक वर्ड, और वर्ड का मतलब होता है मेरे पास वेक्टर। क्लियर? जो इंडिविजुअल वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि बैग ऑफ वर्ड मॉडल रिप्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड। भाई जो डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड। यहाँ पे इस बैग ऑफ वर्ड के अंदर कोई हम ऑर्डर फॉलो नहीं करते, मतलब इग्नोर देयर ऑर्डर, ये बेसिकली उनका ऑर्डर इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर हो सकते हैं। अब ये करता क्या बेसिकली, इट क्रिएट्स वेक्टर विद ईच डायमेंशन। ये बेसिकली वेक्टर क्रिएट करेगा, यानी कि जो वर्ड है ना उसको स्प्लिट करेगा इंडिविजुअली और उनको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, एंड कोरस्पॉन्डिंग टू यूनिक वर्ड, और उसमें फाइंड आउट करेगा कि ऐसे कितने यूनिक वर्ड है, उनकी वोकैबुलरी देखेगा, राइट। एंड द वैल्यू, और जो भी उस वर्ड की वैल्यू होगी वो बताते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको समराइज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर, तब आपको इजीली में समझ आ जाएगा। मैं काम करता हूँ ना, मैं ये दोनों ही सेंटेंस ले लेता हूँ, मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट वाले जो थे, इसको आप समझते हैं। देखो, अब मैं जब इन दोनों पे मैं बी और डब्ल्यू लगाऊंगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले ये चेक करेगा वोकैबुलरी, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी में चलो सबसे पहले ना ये वर्ड्स में दें। वैसे वर्ड आप समझ गए, टोकनाइजेशन कर देंगे, राइट, वो इंडिविजुअल वर्ड में डिवाइड कर देंगे, वो तो आप समझ गए, ठीक है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं मेन बताता हूँ वोकैबुलरी। ओके, इसको सही कर लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, क्लियर? हम्म, देखो वोकैबुलरी में आपको बता रहा था, अभी देखो इसमें क्या होगा। अब वोकैबुलरी का मतलब आपको पता है, जिसमें यूनिक वर्ड्स होते हैं। अब देखते हैं भाई मेरे पे
दो डॉक्यूमेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो मैंने वर्ड को स्प्लिट किया था वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं मेरे पे? एक तो यूनिक वर्ड लिखने हैं, और नॉट मतलब यूनिक नहीं, जो भी यूनिक आ रहे यूनिक वर्ड बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट वर्ड मतलब जो रिपीटेड वाले होंगे उनको एक ही बार लिखेंगे, क्लियर। और बाकी जो रिपीट नहीं हो रहे उनको तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। क्लियर। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये आप समझ गए कि भाई यूनिक वोकैबुलरी का मतलब होता है यूनिक वर्ड, राइट। मेरे पे दो डॉक्यूमेंट थे, द कैट चेज द माउस एंड इसमें देख सकते हो द माउस रैन अवे। तो अगर मैं बताऊं फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में रिपीट कौन सा हो रहा है? रिपीट हो रहा है द, राइट। तो इसको हम लिखेंगे एक ही बार, बट एज अ वेक्टर में लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा? कैट। रिपीटेड वर्ड नहीं लिखने होते, एक एक, ठीक है। फिर आएगा चेस्ट, फिर आएगा माउस। इसको सही कर देते हैं। समझ गए ना, वोकैबुलरी में रिपीटेड वर्ड नहीं आएंगे। जो रिपीट मतलब कहने का मतलब ये हो गया, रिपीटेड वर्ड जो एक ही बार आएंगे, ठीक है, मतलब उनकी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस जैसे आपने मैंने सीक्वेंस बताया था, राइट, डिस्टेंस। तो माउस, ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा रैन, और फ्री आ जाएगा मेरे पास अवे। हमने, ठीक है, हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे दो बार था, एक ही बार लिखेंगे, ठीक। क्लियर। तो वोकैबुलरी में आपने देखा यूनिक वर्ड आते हैं, द कैट चेज माउस, क्लियर। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मेन इसमें यही समझना था, बैग ऑफ वर्ड्स में, ठीक। और बेसिकली ना ये क्या काउंट करता है ना, ये बेसिकली इसकी फ्रिक्वेंसी को भी मैंने बताया ना लास्ट में, इसकी फ्रिक्वेंसी को भी बताता है कि भाई ये वर्ड कितनी बार आ रहा है। जैसे ये था कि, ठीक है, अब देख सकते हो ये वाला वर्ड इस वाले डॉक्यूमेंट में जो यहाँ पे दा आ रहा है, राइट, वो कितनी बार आ रहा है? दा आ रहा है मेरा बेसिकली 2 टाइम्स, क्लियर। कैट कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, क्लियर। और चेस कितनी बार आ रहा है? ये भी एक बार आ रहा है, राइट। माउस कितनी बार आ रहा है? आई थिंक, अच्छा मैं पूरे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं पूरे डॉक्यूमेंट की बात करूँ ना, मैं फिर यहाँ पे 4 लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं पूरे कॉर्पस की, नॉट डॉक्यूमेंट, मैं पूरे कॉर्पस की बात कर रहा हूँ, एंटायर कॉर्पस, तो यहाँ पे दा कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, राइट। और माउस भी कितनी बार आ रहा है? माउस 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेगा। माउस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या? रैन, ये एक बार आ रहा है। और अबे, ये एक बार आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, क्लियर। फ्रीक्वेंसी पता ही है आपको क्या होती है, राइट। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर, ठीक है। ओके, आई थिंक ये समझ आ गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप ये समझो, कि आपने देखा जो बैक वर्ड है वो बहुत सिंपल है, राइट। इसके एडवांटेज क्या है? सिंपल तो है, बट एक चीज मैंने बताई थी कि वी कैन लूज दी ऑर्डर। यहाँ पे हम ऑर्डर को हम यूज कर सकते हैं, तो वही मैं लिख देता हूँ, बट वी कैन लूज दी वर्ड ऑर्डर एंड कंटेक्स्ट, ठीक है। ये होगी इसकी एडवांटेज, ये हो जाएगी इसकी डिसएडवांटेज, ठीक है। देखो थ्योरी वाले टॉपिक से, बट मेन इसके कंसेप्ट को समझना होता है, राइट, क्लियर। सो बैक ऑफ वर्ड्स भी आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक। सिंपल तो है, बट ऑर्डर, ये हम लूज कर सकते हैं ऑर्डर को, राइट। सो वी कैन लूज इज द वर्ड ऑफ ऑर्डर एंड कंटेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है TF-IDF। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? TF-IDF। TF-IDF, इसका मतलब होता है टर्म फ्रीक्वेंसी
टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टीएफ का मतलब होगा टर्म फ्रीक्वेंसी और आईडीएफ का मतलब होगा इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर। टीएफ का मतलब होता है टर्म फ्रीक्वेंसी, आईडीएफ का मतलब होता है इनवर्स टर्म, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये क्या बोलता है। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिकली टीएफ डीएफ का मतलब बताता हूँ। ये बेसिकली बताता है कि जो हमारे पास वर्ड्स है ना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर एंटायर कॉर्पस के अंदर जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, राइट। जैसे वर्ड्स आ रहे थे, दिखाता हूँ ये डॉक्यूमेंट के अंदर उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये इसी के बारे में बताता है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ एक बार। सॉरी, दूसरा कलर ले लेता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो मैं लिखा, अब देखो, TF-IDF is a numerical statistics used to evaluate the importance of a term। टर्म का मतलब जो भी वो वर्ड आ रहे हैं, राइट। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूएट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म। ठीक है, विद इन अ डॉक्यूमेंट, या तो डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, एंड रिलेटेड टू अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। कलेक्शन डॉक्यूमेंट मीन्स कॉर्पस। विद इन डॉक्यूमेंट देखेंगे, एंड रिलेटिव टू विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इंटायर कॉर्पस। क्लियर, उसको बोलते हैं हम TF-IDF। तो TF-IDF के अंदर हम बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म देखते हैं विद इन डॉक्यूमेंट और विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पस। अब ऐसे समझो यार। ठीक है, कि जो टर्म्स आ रही है उसकी जो भी टर्म है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमको इवेल्युएट करना होता है बेसिकली। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले समझते हैं भाई TF का क्या मतलब होता है और IDF का क्या मतलब होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ TF। ठीक है, तो मैं दोनों के बारे में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टर्म फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं TF। ये बेसिकली बताता है कि भाई आपका वर्ड एक डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे, हाउ मतलब हाउ फ्रिक्वेंटली दे अकर। ठीक है, मतलब वो कैसे आता है, राइट। कितनी बार आ रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। बेसिकली इट मेजर हाउ ऑफन अ टर्म अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। मैं एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ कि भाई बेसिकली आपका जो भी एक वर्ड है वो डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे आता है, राइट, हाउ फ्रिक्वेंटली दे अकर। और सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ आप इसका इनवर्स, यानी कि इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ITDF। क्लियर। तो ये क्या बोलता है बेसिकली, ये बोलता है कि जो आपका वर्ड है, जो भी आपका रेलिवेंट वर्ड है, ठीक है, वो एंटायर कॉर्पस में के बारे में बताता है। देखो मैं बेसिकली उसको मेजर करता है, बताता नहीं है, सॉरी। हाँ, बेसिकली इट मेजर दी रेलिवेंट वर्ड। ठीक है, मेजर दी हाउ रेलिवेंट टर्म, जो भी आपकी रेलिवेंट टर्म है इन अक्रॉस एंटायर कॉर्पस। इसको हम समझते हैं, एक काम करते हैं, तो डेफिनेशन दे देना। मैं आपको ना एग्जांपल देके समझाता हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको से समझ नहीं आया होगा। मैं आपको एक काम करता हूँ ना, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, तब आई थिंक इजी में आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन आपको ये पता लग गया होगा बेसिकली TF में बेसिकली हम देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे वर्ड हाउ फ्रिक्वेंटली दे अकर, और बेसिकली इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर मेजर हाउ फ्रीक्वेंट हाउ रेलिवेंट टर्म इज अक्रॉस एंटायर कॉर्पस। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो उसके लिए काम करता हूँ मैं, एक D1 नाम का डॉक्यूमेंट, तो एक D2 नाम का ले लेता हूँ, राइट। तो इसमें मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज द कैट sat on the mat। ठीक है, इसमें ले लेते हैं द डॉग ले ऑन दी मैट। फुल स्टॉप लगाते हैं। तो मैंने बेसिकली दो डॉक्यूमेंट ले लिए, मैंने दो सेंटेंस ले लिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसमें लगाता हूँ बेसिकली, अब मैं टर्म पहले लिखो,
टर्म का मतलब क्या है, मैं वर्ड लेके चल रहा हूँ, राइट। लेट्स सपोज ये एग्जांपल समझ लो, जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो द टर्म कैट, मैं कैट वाली टर्म लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें टीएफ लगाता हूँ मतलब, ठीक है, टर्म फ्रीक्वेंसी लगाता हूँ, तो देखो इसमें अगर कैट में देखोगे, इन डॉक्यूमेंट में भी ले लेता हूँ, इन डॉक्यूमेंट वन, मैं बताता नहीं डॉक्यूमेंट के अंदर लगाते हैं। तो अब देखो, तो यहाँ पे बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी को बताएगा कि भाई ये कितनी बार आ रहा है। तो कैट कितनी बार आ रहा है डॉक्यूमेंट वन में, एक बार आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। क्लियर, समझ आया आपको। अगर मैं इसका आईडीएफ निकालूंगा, ठीक है, मैं इसका आईडीएफ निकालूंगा, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये पूरा लगता है अक्रॉस, बताया था ना, कॉर्पस पे, लेकिन दोनों डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसमें अगर मैं कैट का निकालूं, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा बेसिकली, तो कैसे निकालेंगे, लॉग लेंगे किसका, जो भी टोटल डॉक्यूमेंट है, टोटल डॉक्यूमेंट कितने हैं मेरे पे, भाई टू है, राइट। टोटल डॉक्स डिवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट विथ कैट, ठीक है। अब देखो कितना इजी फॉर्मूला, देखो लॉग निकालेंगे किसका, टोटल डॉक्यूमेंट कितने थे, टू थे भाई, दो डॉक्यूमेंट थे कॉर्पस के अंदर, राइट। और और एक डॉक्यूमेंट था जिसमें कैट आ रहा था, एक ही डॉक्यूमेंट है, राइट। तो मैं बताता हूँ, देखो टीएफ जो टर्म फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट पे, और जो आईडीएफ होता है वो लगाते हैं हम अक्रॉस कॉर्पस। तो लोग टू आ जाएगा, लोग टू कितना होता है, आई थिंक 0.301 होता है, ठीक है, बच्चा करना, आई थिंक यही होता है 0.301, ठीक है। क्लियर, ये तो मैंने निकाल लिया टीएफ और आईडीएफ, आपने टीएफ देख लिया ना भाई, आपकी जो टर्म थी कैट वाली, हाउ फ्रीक्वेंटली दे अकर इन अ डॉक्यूमेंट, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब वो कैट है जो टर्म है, वो आपके डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रही है, मैंने कहा एक ही बार आ रही है। क्लियर, आईडीएफ क्या होता है, बेसिकली इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कि आपकी जो रेलिवेंट टर्म है, रेलिवेंट टर्म क्या है मेरी, कैट, ठीक है। अब हम उसका आईडीएफ निकालेंगे तो वो पूरी निकालते हैं, पूरे कॉर्पस पे अप्लाई करते हैं, राइट। तो उसके लिए हम बेसिकली निकालते हैं उसका लोग, इसका फॉर्मूला होता है लोग, उसको टोटल डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट विद कैट। तो टोटल डॉक्यूमेंट कितने थे मेरे पे, दो थे, और डिवाइड किया मैंने, एक ही डॉक्यूमेंट में कैट आता तो 0.301 आ गया, ठीक है। अब आता है टोटल, अब इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, क्योंकि मेरे को एट द एंड मेरे को स्कोर निकालना होता है। ये जो टीएफ आईडीएफ था ना, इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते हैं बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, भाई टीएफ को इंटू आईडीएफ को, ये कितना था, वन आया, ये कितना आया 0.301, तो आई थिंक ये सेम ही आएगा, राइट, 0.301, तो मेरा ही स्कोर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, अब यानी कि ये, ठीक है, न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स यूज टू, अब आपको, ठीक है, इससे मैंने बोला था न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स है, राइट। यहाँ पे हम बेसिकली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों को निकालते हैं और दोनों दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम मेरे को इसकी वैल्यू मिलती है, टी एफ आई डी एफ। अब आपको समझ आ गया होगा। सो टी एफ आई डी एफ इज अ न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स यूज टू इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म, भाई उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसका स्कोर देख सकते हो, ये आ रहा है, इसका स्कोर कैट का स्कोर आया बेसिकली है, राइट, वो टर्म का। क्लियर, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियर, यानी कि 30%, मैं बोल सकता हूँ 30% आ रहा है, क्लियर। यानी कि वो पूरे कॉर्पस में 30% इंपॉर्टेंट है कैट, जो वर्ड है। सो टी एफ आई डी एफ इज अ न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक यूज टू इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म, जो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म के बारे में बताता है विद इन अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने निकाला टर्म फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी बेसिकली बताता है कि आपका जो वर्ड है हाउ फ्रीक्वेंटली दे अकर इन अ डॉक्यूमेंट। लेट सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कैट का, कि कैट मेरा एक ही डॉक्यूमेंट वन में एक बार आ रहा था, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी थी, वन होगी। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी बताता है बेसिकली, जो बेसिकली मेजर करता है कि आपकी जो भी रेलिवेंट टर्म है इंटायर कॉर्पस, पूरे कॉर्पस में निकालते हैं बेसिकली, उसके लिए हम देते हैं इसका लॉग, और जो भी डिवाइड, और बेसिकली करते हैं क्या, उसके लिए हम टोटल डॉक्यूमेंट लेते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, जो भी कैट आया मेरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार, ठीक है। अब कैट आ रहा था एक बार, टोटल डॉक्यूमेंट थे दो, तो डिवाइड करते मैंने, तो लोग टू, लोग ये आगे मेरे को 0.301 आ गया। मेरे को निकालना होता है इसका स्कोर की वैल्यू, क्योंकि, ठीक है, और इसको हम निकालेंगे ऐसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरे को इसके स्कोर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, तब आपको इजी में समझ आ जाएगा। अब मैं लेके चलता हूँ सेकंड एग्जांपल ऐसे, जिसमें ना मैं दो लेके चलता हूँ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी दो होगी, ठीक है। तो फॉर द टर्म, अब ले लेते हैं यहाँ पे द,
ठीक है, इसकी ये आई थिंक 2 बार आ रहा था, देखते हैं एक बार। हाँ, ये 2 बार आ रहा है ना, देखो। मतलब आ तो ये 4 बार रहा है डॉक्यूमेंट 1D1 में, बट मैं डॉक्यूमेंट 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे TF क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा बेसिकली 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 में। ठीक है, IDF कैसे निकालेंगे, कॉर्पस पे लगाएंगे पूरा। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लोग, कितने डॉक्यूमेंट है टोटल, 2 डॉक्यूमेंट है। ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 में कितनी बार आया, डॉक्यूमेंट 1 में कितनी बार आया, 2 बार आया। क्लियर। अच्छा, अगर मैं पूछूं एंटायर कॉर्पस में कितनी बार आया, 4 बार आया, लेकिन हमें कॉर्पस में हम क्या करते हैं बेसिकली, मैंने बताया था ना, हम निकालते तो पूरे कॉर्पस पे, लेकिन जो फॉर्मूला है, पहले हम देखते हैं टोटल डॉक्यूमेंट कितने हैं। भाई टोटल डॉक्यूमेंट थे मेरे पे 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट 1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। अगर मैं दोनों डॉक्यूमेंट लेके चलता, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, फिर तो यहाँ पे 4 लिखता। ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 1। आई थिंक log 1 कुछ नहीं होता, log 1 जीरो होता है। क्लियर। log 1 क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, डॉक्यूमेंट 1 में कितनी बार आ रहा है, आपका था 2 बार आ रहा है, राइट। IDF कैसे निकालते हैं, लोग लेके निकालते हैं। टोटल डॉक्यूमेंट कितने थे, टोटल डॉक्यूमेंट थे मेरे पे 2। और डॉक्यूमेंट 1 में 2, ये कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, तो मेरे पे आ गया जाएगा log 0। क्लियर। तो अगर मैं इसमें निकाल लूँ मेरा TF IDF, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, TF को इंटू IDF को। ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ये कितना था, वो कितना था, 2 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखो, इससे आप रिलेट करो कि भाई, ठीक है, वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस थी 30%, यहाँ पे आ रहा है 0, कोई इसका मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। और ये चीज मैंने आपको स्टॉप वर्ड में ही बताई थी, राइट। हम वहाँ पे स्टॉप वर्ड में क्या करते थे बेसिकली, जो भी कॉमन वर्ड्स होते थे उसको रिमूव करते थे। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको एक बार लाइन को रीड करते हैं, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला। तो देखो, वो वर्ड जो कॉमन है अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, लाइक जैसे मेरे में दा था, राइट। तो उसका क्या होगा, लोअर TDF स्कोर होता है, वो आपने देख भी लिया, राइट। और स्टॉप वर्ड में तो हम इनको रिमूव भी करते हैं। एंड वाइल वर्ड्स विद यूनिक डॉक्यूमेंट, जो यूनिक है लाइक कैट, उनका हाईएस्ट स्कोर है। क्लियर। तो देखा आपने कितने इजी वे में समझ लिया TF IDF में। बट मेन यही था कि जो कॉमन वर्ड्स हैं उनका TF IDF स्कोर कम होता है, और जो यूनिक वर्ड्स होते हैं उनका TF IDF स्कोर ज्यादा होता है। क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बिकॉज वर्ड विद हायर TDF स्कोर्स विद मोर सिग्निफिकेंट, राइट। तो स्टॉप वर्ड भी कुछ इसी तरीके से, जो मॉडल है वो इसी तरीके से काम करता होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें एप्लीकेशन में बताऊँ कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। देखो, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। दूसरा लिख देता हूँ मैं, सर्च इंजन में यूज होता है, राइट। तीसरा लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, हाँ वहाँ पे भी यूज करते हैं उसको। 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी इसकी। ठीक है, सर्च इंजन में काम करता है ये। ठीक है, और डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग में और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में। क्लियर है। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आई थिंक थ्योरी थी ये बेसिकली इसकी लैंग्वेज मॉडल की, राइट। जिसमें हमने एन ग्राम लैंग्वेज मॉडल के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली बताता है, आपका प्रिडिक्ट करता है कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ वर्ड है उसमें नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है। बट उसके लिए ये सब काम कैसे करता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए एन ग्राम, बैग ऑफ वर्ड्स, TF IDF। एन ग्राम्स में बेसिकली वो सीक्वेंस होता है, आपका सीक्वेंस यूनिग्राम भी हो सकता है, बाईग्राम भी हो सकता है, आपका ट्राईग्राम भी हो सकता है। बैग ऑफ वर्ड्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है। लेकिन ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने बताया था कि बेसिकली वो करता है, वो कन्वर्ट कर देता है वेक्टर्स में, और उसके बाद वो कैबलरी में लेता है, राइट। वोकैबुलरी में रिपीटिशन वर्ड नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब जो 2 बार अर्थ है उनको एक ही बार लिखेंगे। और यूनिक वर्ड लेता है बेसिकली, यानी डिस्टिंक्ट वर्ड। ठीक है। और फिर TF IDF में बेसिकली हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं।
राइट, जो बताता है कि किसी मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड बताता है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, टीएफ निकालते हैं हम बेसिकली डॉक्यूमेंट में, और आईडीएफ निकालते हैं बेसिकली एंटेरोस कोड टेस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है लॉग, और जिसमें हम डिवाइड करते हैं किससे भाई, टोटल डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर देते हैं कि वो वर्ड कितनी बार आ रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, और जिस वर्ड की जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनका टी एफ आई डी स्कोर कम होता है, वो आपने देख लिया निकाल के भी, और जिस जो यूनिक वर्ड होते हैं उनका टी एफ आई डी स्कोर ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमारा काम करता है लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये सब टेक्निक्स यूज होती है। सो चलिए, आई थिंक आप लोगों को थ्योरी पार्ट समझ आ गया होगा। एंड राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन, राइट, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। सो ऑल राइट, ठीक है, अगर आपको वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कर दिया करें, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।